तो ये गियर्ड के बारे में हम बात कर रहे हैं। गियर्ड में क्या होता है कि मशीन, ये एंट्रेंस है हमारी, ठीक है। यह है कि हमारा ये तो साफ हो गया, यहाँ हमारी मशीन आएगी। मशीन का पूरा स्ट्रक्चर मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे आएगी गियर मशीन में। ये छोटी लिफ्टों में कामयाब होती है, जैसे कि 5 पैसेंजर, 6 पैसेंजर, 4 पैसेंजर और 8 पैसेंजर, 10 पैसेंजर तक भी चल सकती है। जहां भी आपकी साइट की रिक्वायरमेंट है उस तरफ आप कर सकते हैं ये। लेकिन इसमें 4.5 मीटर से ज्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि हम ऊपर इसमें मशीन रूम नहीं बना रहे, ठीक है। लेकिन उसमें फिर क्या होगा कि या तो वाइब्रेशन बन जाएगी पूरी लिफ्ट के अंदर चलते टाइम, या उसमें आवाजें आ जाने शुरू हो जाएगी खसर खसर की। प्ले बढ़ने के बाद में फिर आपकी कंप्लेंट बढ़ी जाएगी, क्योंकि दरवाजों पे सही से इफेक्ट नहीं करेगी, सही से दरवाजे नहीं खुलेंगे, क्योंकि प्ले ज्यादा हो जाएगी। एयरलेस मशीन लगानी है तो ये आपको करना चाहिए। हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सबके? और काफी दिन बाद हम लोग आपसे मिल रहे हैं, तो इस गैप के लिए सॉरी। अभी आज हम बात करते हैं अपने नए टॉपिक पर, जिसमें लिफ्ट के ज्ञान पे हमने चलाया था चैप्टर के भाई हम लिफ्ट को कैसे लगा सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप हमने उसको बताना शुरू किया है आपको। और अभी इसके बाद में इसमें हमने हाउ टू अलाइन ब्रैकेट एंड गाइड, तो हमने ये पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं इस टॉपिक को। अभी चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर। में अगला स्टेप आता है कि मशीन को कैसे अलाइन करते हैं, यानी मशीन, और मशीन के बाद में फिर रोपिंग का। तो इसमें अभी हम मशीन के बारे में बताएंगे कि मशीन को कैसे सेट किया जाता है, कैसे अलाइन किया जाता है, और गियर्ड लिफ्ट में कैसे होता है, और एमआरएल में कैसे होता है, यानी गियरलेस लिफ्ट में, ठीक है। तो चलते हैं बिना देरी करे अपने टॉपिक पर, जिसमें मशीन अलाइनमेंट के बारे में हम बताएंगे। दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं हमारा टॉपिक है मशीन अलाइनमेंट का, कि एक शाफ्ट में हम मशीन को कैसे लिफ्ट के अंदर अलाइन करेंगे। तो इसमें हमें क्या करना होता है कि जैसे हमारा यहाँ पे ये कार की काउंटर की गाइड हो गई, और ये हमारी कार की गाइड हो गई, ठीक है। तो हमारा अभी लिफ्ट में इतना काम हुआ है अभी तक। ये तो हमें इसमें अभी गियर्ड के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो ये गियर्ड के बारे में हम बात कर रहे हैं। गियर्ड में क्या होता है कि मशीन, ये एंट्रेंस है हमारी, ठीक है। ये यहाँ पे एंट्रेंस है। तो मशीन हमारी जो आएगी इसमें इस डायरेक्शन में आएगी, ऐसे। ये गेट का मैं बता रहा हूं आपको। तो इसमें जैसे ये यहाँ पे आ गई है हमारी, तो यहाँ मशीन रूम में आपको ये भी कवर मिलेगा। तो हमारा मशीन रूम क्या करते हैं हम लोग कि एक साइड में बढ़ाते हैं, चाहे इधर बढ़ा लो या इधर बढ़ा लो। एक साइड में हम इसको लगभग 1 मीटर या 1.5 मीटर के आसपास, 1 मीटर से 1.5 मीटर के आसपास हम बढ़ा के चलते हैं मशीन रूम को साफ से। उसका कारण यह है कि हमारा ये तो साफ हो गया, यहाँ हमारी मशीन आएगी। मशीन का पूरा स्ट्रक्चर मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे आएगी गियर मशीन में। और रही बात इस गियर मशीन होती कैसे है, अभी आपको स्क्रीन पे इसकी इमेज दिखाई दे रही होगी यहाँ पे, तो आप उसको भी देख सकते हैं कि गियर मशीन होती क्या है। आगे एमआरएल के बारे में भी बताएंगे कि गियरलेस मशीन कैसी होती है और उसको कहाँ इंस्टॉल किया जाता है। अभी हम गियर के बारे में बात कर रहे हैं। तो गियर में ये हम बढ़ा के चलते हैं मशीन रूम को, जिससे कि हमारा यहाँ पे कंट्रोल पैनल, एआरडी और अदर चीजें आती हैं, और हमारे लिए भी काम करने के लिए भी जगह मिल जाए। तो इसलिए हम मशीन रूम को बड़ा करके लगवाते हैं। अभी बात करते हैं कि मशीन रूम में हम मशीन कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम एक ही चीज पकड़ के चल रहे हैं शुरू से, और वो चीज है सेंटर। किसी भी चीज का सेंटर, यानी हमारा कार गाइड का सेंटर, काउंटर का सेंटर, हम इसको ही ज्यादा ध्यान में देते हुए चलते हैं। तो ये हमारा कार का सेंटर हुआ, ठीक है दोस्तों। ये काउंटर वेट का सेंटर है, CWT। अब यहाँ पे मशीन लगानी है हमें। तो जैसे आप देख रहे हो कि मशीन में हमें क्या चीज ध्यान रखनी है। मशीन किसी भी आकार की हो सकती है, अमूमन जो होती है वो मैंने स्क्रीन पे अभी आपको लगा के दिखाई थी पिक्चर। जैसे ये शाफ्ट है ना, ये काउंटर वेट हो गया इधर,
और ये कार हम ऊपर रखते हैं, ठीक है। और इसके बाद में हमारा ये मशीन रूम हो जाता है। जैसे कि मैं बढ़ा हुआ की बात कर रहा था, इस तरीके से मैं इधर सिंबल कर रहा हूं। अभी इसमें क्या होता है कि हमारा ये काउंटर वेट है पीछे, पीछे की दीवार पे कार का सेंटर है ये। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ हम एक खड़ा बनवाते हैं, यानी एक दीवार को थोड़ी सी ऊपर करवाते हैं, लगभग उसकी कम से कम होनी चाहिए 500 से 600 mm की ऊंचाई उसकी थड़े की होनी चाहिए। उसका कारण ये है कि हमें डिफ्लेक्टर पुली लगानी है, तो वो इतना ऊपर हो जाए मशीन रूम के चैनल कि जो उसके चैनल के नीचे हमारा आपका डिफ्लेक्टर पुली भी लग जाता है। तो जैसे इसका सेंटर ये है और इसका सेंटर आपको ये आ गया, ठीक है। अभी जैसे ये सेंटर की दूरी है, अभी इन सेंटर की दूरी है यहाँ पे 750 mm की। और गेड मशीनों में ज्यादातर में अधिकतर मशीनों के अंदर जो शिव की डाया आता है वो आता है 520 के आसपास। यानी मशीन का जो डाया होता है इसका शिव का, ये 520 mm तक होता है, 30 का भी हो सकता है, ठीक है। 10 mm का कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन ये 520 से 530 510 भी हो सकता है। तो अलग अलग मशीनों की, अलग अलग ब्रांड की मशीनों में अलग अलग ये आता है। अभी हमारा सेंटर है 750 mm, तो हम 750 में को कवर करने के लिए हमें डिफ्लेक्टर पुली लगानी पड़ेगी दोस्तों। और डिफ्लेक्टर पुली लगाने के लिए हमें चैनल की आवश्यकता होगी जो चैनल में लगेगी। तो उसकी दूरी को बढ़ाने के लिए, क्योंकि डिफ्लेक्टर पुली की जो होती है 300 mm के आसपास लंबाई होती है, ऊंचाई यानी डाया होता है 300 mm का। तो 300 mm वो हो गया, 200 mm लेंटर से भी ऊपर रहेगा छत से। तो उसका 500 mm हमें थड़े की इसकी ऊंचाई कम से कम 500 mm रखनी होती है। और दूसरा ये होता है, अभी हम यहाँ से ऐसे 3 चैनल डाल देते हैं, या अमूमन 2 भी डालते हैं लोग, ठीक है दोस्तों। अब हमारा मशीन इस पे आएगा, यहाँ ये मशीन का एरिया हो गया और इसमें ये पुली है, ठीक है। अब ये पुली 500 mm की है, ये 530 mm की डाया है इसका, पुली का 530 mm, ठीक है। अब ये 750 और 530, तो 750 530 बचा 220। अब ये 220 mm कहाँ कवर होगा? 220 mm का मतलब हो गया लगभग लगभग आपका 8.5 इंच के आसपास, ठीक है। तो 220 mm कहाँ कवर होगा, उसको हम सेंटर को मिलाने के लिए यहाँ एक डिफ्लेक्टर पुली लगाते हैं। डिफ्लेक्टर पुली लगी और यहां से घूम के गया रोप ऐसे, और ये ऐसे यहाँ काउंटर वेट तक आ गया। तो इसके लिए ये 1:1 रोपिंग है, ठीक है। ये 1:1 रोपिंग है। तो इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट कार केबिन से शुरू होगी रोप और काउंटर वेट पे जाके खत्म हो जाएगी। ये छोटी लिफ्टों में कामयाब होती है, जैसे कि 5 पैसेंजर, 6 पैसेंजर, 4 पैसेंजर और 8 पैसेंजर, 10 पैसेंजर तक भी चल सकती है। रोप की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। अमूमन 3 आदमी 3 रोप आती हैं, लेकिन ये 3 ग्रुप की जगह पे ये 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं। ये वेट के हिसाब से बढ़ती चली जाती है, ठीक है। तो हमें इन सेंटर का प्लेस करने का ये तरीका देखना है कि हमें यहाँ पे कैसे तरीके से इसको प्लेस करना है। तो यहाँ ऐसे प्लेस होगी, तो होता क्या है कि हमारा ये सेंटर कवर हो जाता है इसको शिफ्ट करके डिफ्लेक्टर को। तो ये 750 पे आती है। अभी इसका हमने पूरा ये आपकी समझ में आ गया दोस्तों, ठीक है। तो अब इसके बारे में, ये गेड मशीन पे ऐसे करना पड़ता है। अभी हमें मशीन रूम का सेंटर, इसका सेंटर ऊपर लेना होता है। यानी जैसे यहाँ पे खड्डा है, एक खड्डा यहाँ करवा करेंगे, एक यहाँ पे करेंगे, और मशीन के इस उससे सेंटर नापते हुए मशीन को लाइन करेंगे सोल डाल के। उसके बाद हम रोपिंग कर सकते हैं जब हमारी मशीन बिल्कुल अपनी जगह पे सेंटर पे आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो जैसे हम बात कर रहे थे अभी कि अभी पीछे मैंने गेयरलेस गेयर लिफ्ट का लिए आपको बता दिया कि गेयर मशीन कैसे अलाइन होती है।
और अब बात करते हैं गियरलेस मशीन की। तो ये गियरलेस मशीन में जैसे हमने पिछली भी वीडियो में आपको बता रखा है कि उसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं हम लोग अपना गाइड अलाइनमेंट का स्ट्रक्चर। तो वो कैसे होता है कि एक साइड में हमारा काउंटर वेट के लिए जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये काउंटर वेट का होता है, ये काउंटर वेट आता है हमारा इसमें यहाँ, ठीक है दोस्तों। और लिफ्ट आती है हमारी इस एरिया में। तो इसमें क्या होता है कि जैसे गेयर में हमारी काउंटर वेट पीछे था, इसमें रहता है साइड में, ठीक है। और इधर भी रह सकता है, इधर भी रह सकता है, किसी भी साइड पे जहां भी आपकी साइट के अकॉर्डिंग होता है ये चीज, कि जहां भी आपकी साइट की रिक्वायरमेंट है उस तरफ आप कर सकते हैं। ये एंट्रेंस सेम ऐसे ही जैसे गेट में हमने बताई थी, और इसमें साइड में लेफ्ट में भी जा सकता है या राइट में भी जा सकता है, ठीक है दोस्तों। यहां तक समझ में आ गया होगा। अभी हम इसमें मशीन कहाँ प्लेस करेंगे? गियरलेस मशीन, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, तो गियरलेस मशीन इस तरह की होती है दोस्तों। अब इसको कहाँ हम करेंगे? जैसे आप इसकी पुली भी देख लो ध्यान से, क्योंकि पुली में भी आपको पता लगेगा कि इसकी सीव का डाया कितना होता है, उसका कम होता है, ठीक है, जैसे इसमें दिखाई दे रहा है पिक्चर में, ठीक है। चलिए अभी इसकी हम करते हैं सीव के डाये की बात, कि सीव का डाया कितना होता है। तो इसका सीव का डाया, गियरलेस मशीन की सीव का डाया मुश्किल से ये 300 mm अधिकतर आता है, या 330 भी आता है, ठीक है। हद से हद ये अधिकतर कम से कम डाय की होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें गियर नहीं होता इसीलिए इसको गियरलेस मशीन बोला जाता है। गियर नहीं है तो फिर ये डायरेक्ट मोटर पे ही लगी होती है, और इसी में ब्रेकिंग सिस्टम वगैरह सब कुछ होता है। अब आती है बात ये कि इसकी सीव का डाया कुल 300 mm के आसपास हम मान के चलते हैं कि 300 mm हमारा डाया है। तो वो 300 mm को इसको कवर कैसे करेंगे, कि इसकी जो सेंटर की ड्राइंग के हिसाब से बनाई जाती है वो इसको ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है, ठीक है। अभी इसके हिसाब से हमने गाइड अलाइनमेंट को कंप्लीट कर दिया, साइड में आ गया। अभी यहाँ पे हम ये मशीन यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। तो जैसे ये है, तो अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, कि इसमें ये ओवरहेड जैसे हमने बात करी थी पहले भी, कि इस ओवरहेड को हमें बड़ा रखना होता है, लगभग 4800 4500 mm से 4800 mm। अगर गेड की हम बात करें तो गेड में ये ओवरहेड जो होता है ये 4000 mm पे भी चल जाता है, 4 मीटर पे, लेकिन इसमें 4.5 मीटर से ज्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि हम ऊपर इसमें मशीन रूम नहीं बना रहे, ठीक है। इसीलिए ये एमआरएल भी बोली जाती है, मशीन रूम लेस, ठीक है। इन लिफ्टों को मशीन रूम लेस भी बोल सकते हैं। अगर ये मशीन रूम में भी जाएगा तो मशीन रूम में भी इसकी गेयरलेस मशीन का लगाने का तरीका वही होगा, लेकिन वो ये होगा कि 7 की बजाय हम इसको ऊपर ले जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम चैनल इसमें यहां प्लेस करते हैं, ठीक है दोस्तों, यहां हम प्लेस करते हैं चैनल, ठीक है। अभी ये चैनल यहां पे आ गए बिल्कुल टॉप में, यहां, ठीक है। ये चैनल टॉप पे आ गए बिल्कुल, इसमें इतना ऊपर से इतना नीचे रखे जाते हैं ये चैनल, कि जिससे बस मशीन आ जाए। तो इसकी जो लगभग होती है 1 मीटर के आसपास हम इसको रखते हैं, इसीलिए इसको 4500 mm जगह चाहिए। अभी ये साइड में ही मशीन रहेगी, केवल ये इसी साइड में मशीन रहती है, ठीक है दोस्तों। अभी ये मशीन ऐसे रहती है कि इसका सेंटर थोड़ा सा डिफरेंट होके चल रहा है। ये एक आपको जैसे पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि एक सेंटर से इसका अगर ब्रैकेट का देखेंगे तो सेंटर यहाँ है, लेकिन ये यहाँ से यहाँ बनाया हुआ है। तो ये 150 mm के आसपास हमें कम करना होता है, क्योंकि हमारी जो डिफ्लेक्टर सीव है तो इसमें भी एक पुली आती है, ये 2 स्ट्रिंग रोपिंग में लगती है हमेशा, ये 2 स्ट्रिंग रोपिंग में लगती है, 2 स्ट्रिंग रोपिंग में लगती है, जिसमें मशीन रूम से ही आपका इस चैनल पे, जैसे ये चैनल है यहाँ पे हम कहीं रोपिंग के लिए वो लगा देंगे थिम्बल प्लेट, तो उसमें थिम्बल प्लेट में ये लग जाएगी। तो अब इसमें क्या होता है कि काउंटर वेट के ऊपर से यहां से जैसे मैं थिम्बल प्लेट लगाता हूं, यहां से रोप आती है, इस पे जाती है, फिर वापस घूम के, इससे घूम के वापस यहां आती है, और यहां भी 2 पुली लगी होंगी,
ठीक है। अब इन पुलियों का क्या अंतर है वो भी मैं बताऊंगा। अब यहाँ पे एक थिम्बल प्लेट लगाते हैं तो ये रोप यहां से निकल के ऐसे और ये वापस ऐसे होती हुई, ठीक है दोस्तों, ये आके थिम्बल प्लेट में बंध जाती है। तो सारा कुछ यहीं पे होगा। तो एक पुली यहां पे लगी, ठीक है, इसके नीचे कार के नीचे एक पुली यहां पे आ गई, एक यहां पे आ गई और एक पुली इसमें यहां पे होगी, ठीक है। तो ये हमारी मेन मशीन है, ये मशीन है। ये एक रिफ्लेक्टर पुली ऊपर आ गई कार के, दो आई कार के ऊपर, जिससे कि ये बैलेंस बनाने के लिए होता है कि अगर हम इसको सेंटर में देंगे तो फिर वो डिफ्लेक्टर पुली का पंगा पड़ जाएगा, तो वो सेंटर आउट हम नहीं करेंगे। हम इसी पुली का यूज करके 300 mm इधर, 300 mm इधर और ये 150 mm का इसका पूरा करके यहाँ पे इसकी सीध में एक वो पुली हम यहाँ पे लगाएंगे। और इसका कार का सेंटर बनाने के लिए, पूरी कार का सेंटर बनाने के लिए हमें दूसरी पुली इतनी ही दूरी पे यहाँ देनी पड़ेगी, तभी तो लिफ्ट सेंटर से उठेगी। नहीं तो वो ऐसे कोई चीज है, अगर हम इसको यहां से उठाएंगे तो ये ऐसे उठेगी, ठीक है। तो ये पूरी ऐसे उठनी चाहिए। तो ये यहां से यहां पे हमें पुली दो बराबर दूरी पे इंस्टॉल करनी पड़ेगी, जिससे कि ये सेंटर से उठ पाए, ठीक है। ये इसका सबसे मेन फैक्टर होता है। यहाँ पे कुछ लोग गलतियां कर जाते हैं कि थोड़ा सा सेंटर आउट कर देते हैं कि यार इसमें क्या फर्क पड़ रहा है, लेकिन जैसे ही सेंटर आउट करोगे तो उसमें या तो ये ऐसे उठ के चलेगी या ये ऐसे उठ के चलेगी, इतनी तिरछी तो होगी नहीं, थोड़ा ही सा ही फर्क पड़ेगा, पैसेंजर को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन उसमें फिर क्या होगा कि या तो वाइब्रेशन बन जाएगी पूरी लिफ्ट के अंदर चलते टाइम, या उसमें आवाजें आ जाने शुरू हो जाएगी खसर खसर की। और दूसरा सबसे बड़ा फर्क क्या पड़ेगा कि इसमें मेंटेनेंस का रेशो भी बढ़ जाएगा। आवाज तो रहेगी रहेगी, वाइब्रेशन रहेगी रहेगी। बहुत सी लिफ्टों में मैंने एक बार ऐसा फील किया था, वो कार लिफ्ट थी कहीं पे, नाम नहीं बताऊंगा किस साइट पे थी, लेकिन उसमें ये हुआ था कि अगर वो पूरी लिफ्ट चलती थी, अगर मुझे जानने वाले लोग इस वीडियो को देख भी रहे होंगे तो उनको पता भी चल जाएगा कि वो कौन सी साइट थी। अगर वो लिफ्ट चल रही थी तो उसमें वाइब्रेशन इतनी जबरदस्त थी दोस्तों। कार लिफ्ट थी, कार की लिफ्ट आप जानते ही हो बहुत बड़ी होती है, तो जिसमें कार ऊपर नीचे जाती है, किसी शोरूम पे लगी थी। तो उसमें जब लिफ्ट चलती थी तो पूरी बिल्डिंग जो थी वो वाइब्रेट करती थी, आवाज आती थी बड़ी भयंकर, ठीक है। उसका कारण ये था कि उन्होंने उसको सेंटर से नहीं उठाया था, ठीक है, उन्होंने उसको सेंटर से उठाया ही नहीं था, जबकि सेंटर से बनाना पड़ता है। उन्होंने कोने से उठा दिया तो वो वाइब्रेशन करती थी, धड़कती थी। किसी चीज को, लंबी चीज को आप सेंटर से ना उठा के, उसको बीच में से ना उठा के, उसको साइड से वेट दे दो उस लिफ्ट का, और बीच में कोई सपोर्ट ही ना दो, तो वो वाइब्रेशन करेगी करेगी। तो वो मेन चक्कर ये हो जाता है। तो उसमें मैं बता रहा था कि मेंटेनेंस कैसे बढ़ेगा, कि इसके जो गिब्स होते हैं, शू कार के ऊपर, अगर ये तिरछी होके, हल्की सी भी तिरछी होके चलेगी, 1-2 mm भी चलेगी, 1-2 mm भी, तो वो शू ज्यादा घिसेंगे। भाई अगर ऊपर को उठेगी तो ऐसे उठेगी, नीचे को आएगी तो ऐसे आएगी, समझ रहे हो ना। जब अगर सेंटर आउट होगा, जैसे इधर से ज्यादा हो गया, तो अगर ऊपर उठेगी तो ऐसे तिरछी होके उठेगी, तो इधर के शू ज्यादा लोड पड़ेगा, ठीक है। अगर ये नीचे आएगी तो ये ऐसे आएगी, ठीक है। तो इसमें इधर के शू यानी ज्यादा घिसेंगे और इसमें प्ले का बढ़ जाएगा। प्ले बढ़ने के बाद में फिर आपकी कंप्लेंट बढ़ी जाएगी, क्योंकि दरवाजों पे सही से इफेक्ट नहीं करेगी, सही से दरवाजे नहीं खुलेंगे, क्योंकि प्ले ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए इसको हम दो पुलियों को लगा के चलते हैं, ठीक है। अभी यहां तक समझ में आ गया आपको। तो यहाँ 3 पुली हमें इसमें लगानी पड़ती है, 2 स्ट्रिंग 1 रोपिंग में होती है, क्योंकि इसमें गेयर है नहीं, ठीक है। और इसका एक सबसे बड़ा पॉइंट और बताता हूं आपको, जो लोग गलतियां कर देते हैं ना जानकारी के अभाव में। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ को जानकारी कम होती है, लिफ्ट का एक्सपीरियंस कम होता है, तो उनको ये दिक्कत आती है। वो क्या करते हैं कि जैसे मशीन रूम में कह देते हैं कि जी हम तो गियरलेस लिफ्ट लगा के देंगे, लेकिन मशीन रूम है, वो वहां पे क्या करते हैं कि जैसे सेंटर आउट आ रहा था, गियरलेस की जगह हम गियर की जगह हम गियरलेस लगा रहे हैं,
ठीक है, तो ये मशीन नूम है। ठीक, यहां पे इन्होंने गेड की जगह गेडलेस लगा रहे हैं, गेड मशीन की जगह मशीन नूम के अंदर। और वो क्या करते हैं कि जैसे सेंटर है ये कार का ये काउंटर का है, तो इसमें 750 mm की फर्क है। वही सेम पोजीशन में इसको लिफ्ट को लगा देते हैं कि यहां पे गियर मशीन रखी, गियरलेस मशीन, यहां पे डिफ्लेक्टर लगाया और रोप को ऐसे कर दिया। ठीक है, ये यहां से उतार दिया, ये यहां से उतार दिया। अगर इस पोजीशन में आप गियरलेस मशीन चलाओगे तो आपकी लिफ्ट कभी भी ओवरशूट कर सकती है, यानी वो स्लिप हो सकती है रोप। उसका एक कारण है कि एक तो इसका डाया छोटा, दूसरा इसके में गियर नहीं है। अब अगर गियर नहीं है, डायरेक्ट मोटर पे है, तो हल्का सा भी ब्रेक रिलीज हो गया तो ये स्लिप हो जाएगा या रुकते टाइम पे स्लिप मार जाएगा। मोटर आपकी नहीं चल रही, शिव आपकी नहीं घूम रही, लेकिन यहां पे इसका जो गुरु होता है वो इस तरीके से होते हैं दोस्तों। ये ग्रूव की पोजीशन होती है किसी भी शिव की, जो मेन शिव होती है। मैं डिफ्लेक्टर की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं मेन शिव की। मेन शिव जी, चाहे गियरलेस मशीन हो चाहे गियर्ड मशीन हो, उसमें सब में ग्रूव इस तरीके से होता है वी शेप का। इसको वी शेप का ग्रूव बोल रहे हैं। यहां पे रास्ता आता है, तो वो रास्ता क्या होता है कि यहां से अगर आपका 10 mm है, यहां 5 mm है। ठीक है, ये 10 mm, ये 5 mm, ये 10 mm, ये 5 mm। तो यहां से क्या होता है कि 10 mm के रास्ते को अगर हम चलाएंगे तो 10 mm का रास्ता पकड़ करके चलेगा, यानी अपने आप में वो लॉक हो जाएगा रास्ता। अगर सिर्फ घूमेगी तो रास्ता घूमेगा, नहीं तो स्लिप नहीं होगा। अगर होती ये डिफ्लेक्टर में क्या होता है कि डिफ्लेक्टर में हम लोग जो ये डिफ्लेक्टर पुली लगाते हैं, ये वाली जो पुली लगाते हैं, अगर इसमें आप देख रहे होगे तो ये जो ग्रूव है ये यू है, ना कि वी। क्योंकि इसमें हमें वी की जरूरत नहीं है, इसको तो हमें सिर्फ यहाँ पे पकड़ के चलना है। ये तीनों पुली ये होगी, तो इनमें यू होता है ऐसे। ठीक है, ये यू होता है। इसमें यू में भी ये होता है कि अगर यहाँ 10 है तो नीचे भी 10 है, यहाँ 10 है तो नीचे भी 10 है। थोड़ा सा बहुत मामूली सा आता है यू का जो कर्व आता है। ठीक है, तो ये चीज का इसमें स्लिप होने का खतरा हो जाता है। तो होता क्या है कि अगर आप गियरलेस मशीन चला रहे हो, ये बहुत बड़ा टिप्स है, इसको ध्यान से देखना कि अगर आप इसको चला रहे हो तो आपकी जो जैसे ये सीव है, ठीक है दोस्तों, जैसे ये सीव है, तो लॉजिक ये कहता है कि यहां से रोप आनी चाहिए इसके ऊपर, पूरा घूमना चाहिए और यहां से रिलीज होनी चाहिए। यानी इस तरीके से आपकी सीव चलनी चाहिए। यहां से गया और ये पुली यहां पे लगी है, यहां से घूमता हुआ यहां पे आके बंध गया। ठीक है, ऐसे ही इधर से गया कार पे, यहां से गया, यहां से गया और ये पुली यहां पे बंध गया। ठीक है, अभी कुछ लोग कहेंगे कि जी हम तो डायरेक्ट रोपिंग पे नहीं, इसको हम डायरेक्ट कार के ऊपर दे रहे हैं, लेकिन दे रहे हैं एक पुली सेंटर में। तो अगर आप सेंटर में दे रहे हो और मशीन रूम में लगा रहे हो, तो यहां से इसको सेंटर को मिलाने के लिए इसमें आपको डिफ्लेक्टर दो बढ़ानी पड़ेंगी। वो कैसे बढ़ेंगी? वो यहां बढ़ेंगी। एक पुली आपको यहां लगानी पड़ेगी। ठीक है, ये रोप आई, यहां पुली पे गई, यहां से ऐसे निकली और ये यहां से आके गिर गई। तो होता क्या है कि एक पुली इसको दबाने पे रहेगी और एक पुली से आप इसका सेंटर मिलाएंगे। अगर आपको मशीन रूम में भी गियरलेस मशीन लगानी है तो ये आपको करना चाहिए। ठीक है, कि जिससे आपकी मोटर स्लिप नहीं होगी, मोटर से सिर्फ जो है घूमेगी नहीं, स्लिप नहीं होगी रोप। क्योंकि अगर आप यहां से देखो तो यहां पे आपको यहां से वो रोप छोड़ देती है गियरलेस में। अगर आप सीधा करते हो गियरलेस में, अगर आप ऐसे कर देते हो तो रोप यहां से आपकी रिलीज हो गई, हट गई सिर से, तो आपका जो रोप को पकड़ने का मिला वो यहां से लेके यहां तक का एरिया मिला।
तो ज्यादा वो होगा, और वी शेप है तो ज्यादा ही कम आपको दूरी मिलेगी, क्योंकि गेयर इसमें है नहीं, डायरेक्ट रोपिंग पे है, तो ये स्लिप होने का खतरा बढ़ जाता है। अगर आप यहां से लेके यहां तक को रोप को इंगेज कर देंगे, अगर शिव के ऊपर यहां से लेके यहां तक का आपने इंगेज कर दिया, तो ये एरिया बढ़ जाता है इसको पकड़ने का, और ये पूरा बैलेंस में आ जाता है। यहां से यहां तक आपका पूरा बैलेंस में आ गया, तो क्यों, पूरा का पूरा शिव के ऊपर वी ने ये जकड़ के रखा हुआ है, तो ये घूमेगा नहीं, स्लिप नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप मशीन रूम में गेयरलेस मशीन लगा रहे हो, तो इस तरीके से आप लगाओ, उसमें एक पुली बढ़ जाएगी और कुछ नहीं होगा, लेकिन आपकी सेफ्टी ज्यादा बढ़ जाएगी परफॉर्मेंस के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आ गया। तो ऐसे हमें गियर लेस मशीन को हमें ऐसे इंस्टॉल करना पड़ेगा, किसी भी गियरलेस में मशीन रूम के बगैर। अगर मशीन रूम नहीं है तो इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं अपनी। यहां तक मैं समझता हूं कि आपको मशीन अलाइनमेंट का दोनों तरह की मशीनों के बारे में मैंने बता दिया। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रहता है, आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें भेज सकते हो, ठीक है, या हमें कॉल कर सकते हो, स्क्रीन पे दिया गया नंबर पे हमें कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई टॉपिक पे, इस टॉपिक में कोई चीज समझ में नहीं आई, ठीक है, तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। कुछ पूछना चाहिए चाहते हो वो पूछ भी सकते हो। ठीक है, अभी अब हमारी मशीन, मैं समझता हूं कि दोनों तरह की मशीन हमने आपको समझा दी कैसे इंस्टॉल होती है। कितनी भी बड़ी मशीन हो, कितनी भी छोटी मशीन हो, कितनी भी छोटी लिफ्ट हो और कितनी ही बड़ी लिफ्ट हो, उसमें मशीन का इसी तरीके से बनेगा। ठीक है, आपको कार लिफ्ट में स्पीड आपको नहीं चाहिए, लिफ्ट बहुत बड़ी है, मशीन आपकी छोटी है, आपको वेट ज्यादा उठाना है, ठीक है, तो आप उसमें 4 स्टेइंग भी कर सकते हैं, 4x1 का भी कर सकते हैं। 4x1 में होता क्या है, दो आपका काउंटर वेट, अगर लिफ्ट बड़ी होगी तो काउंटर वेट भी बड़ा होगा, काउंटर वेट बड़ा होगा तो 2 पुली आप काउंटर वेट पे लेके जाओ, 2 पुली आप कार पे लेके जाओ, और गेयर मशीन लगाओ। बड़ी लिफ्टों में हमेशा गेयर लगानी चाहिए। ठीक है, अगर आपकी 2 टन 3 टन की लिफ्ट है, जिसमें आपको कार लेके जानी है, या कोई बड़ी फैक्ट्री में आप लिफ्ट लगा रहे हो और ट्रैक्शन लिफ्ट लगा रहे हो, तो उसमें आपको गेयर्ड मशीन ही यूज करनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको उसमें स्पीड से कोई लेना देना नहीं, स्पीड कम भी हो जाए तब भी चलेगा, लेकिन लोड अच्छा उठाना चाहिए, तो आप उसको 4 स्ट्रिंग रोपिंग में भी कर सकते हो। अगर आपकी सिंगल रोपिंग में ये ध्यान रखना, अगर आपकी सिंगल रोपिंग में, 1 स्ट्रिंग रोपिंग में, अगर आपको 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड आ रही है, ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड की, 1 MPS की अगर आपको स्पीड आ रही है, तो ये 2 स्ट्रिंग रोपिंग में 0.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, और अगर इसी को हम 4 स्ट्रिंग में कर देते हैं, ठीक है, तो इसको आपको होती है 0.25 मीटर पर सेकेंड। अगर आपको स्पीड से कोई लेना देना नहीं और लोड पे ज्यादा काम करना है, तो आप 4 स्ट्रिंग रोपिंग भी कर सकते हैं। अगर किसी को चाहिए कि 4 स्ट्रिंग 1 रोपिंग का मेथड क्या होता है लगाने के लिए, तो हमें कमेंट कर दीजिएगा। जितने ज्यादा कमेंट होंगे मैं जल्दी से जल्दी इसको भी लगाने का तरीका आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी चलते हैं अपने नए टॉपिक के ऊपर, जिसमें हम बताएंगे आपको कि रोपिंग क्या होती है, इसमें रोपिंग कैसे करते हैं, कहाँ कहाँ आपकी प्लेस होनी चाहिए, लिफ्ट और काउंटर वेट की पोजीशन क्या होनी चाहिए रोपिंग करते टाइम, जिससे कि आने वाले उसमें लिफ्ट को लगाने के लिए आपको कोई परेशानी ना हो। तो यहाँ तक देख लिए है आपने। तो जैसे यहाँ तक आपने देख ही लिया, आप बने हुए हो हमारे साथ, और अब तक लाइक ना किया हो तो लाइक भी कर दो, सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर दो, और शेयर तो जरूर ही कर देना, क्योंकि ये बहुत जानकारी, यूजफुल वाली जानकारी है, तो ये ज्यादा लोगों तक पहुंचनी भी चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसको भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।